Hello everyone, welcome to today's online webinar on the topic Startup India Seed Fund Scheme, or I should say SISFS scheme. I'm your host Radhika and we have an exciting discussion lined up for you today. We are joined by Robin Mittal. He is the corporate lawyer. Hi Robin, how are you? Hi Radhika, I'm good. How are you? All good, Robin. Thank you for asking. So, Robin, before moving further, I just request you to give us a short introduction about you. Our audience would like to know more about you and your experience. Uh, Hi everyone, I'm Robin Mittal. I'm the founder of a corporate aspect consulting and I'm a corporate lawyer by qualification and a company secretary. Basically, हमारा एक स्टार्टअप है which corporate aspect consulting जो टायर 2 एंड टायर 3 में लीगल टेक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर हम अपने ई कंसल्टिंग ऑफिस सेट करते हैं ताकि वहां के लोगों को भी सारी कंसल्टेंसी मिल सके रिगार्डिंग देयर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन उनके कंप्लायंस। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज एंड लॉयर्स की टीम है जो उनको ये सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी हम 9 सिटीज में अपने ऑफिस सेट कर चुके हैं और हमने यूपी गवर्नमेंट से अभी ग्रांट रेज किया है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में 20 लाख रेज किए एंड थैंक यू। Wow, Robin, it's wonderful. So, I think we should move further, with the question. So, Robin, as a topic for today is Startup India Seed Fund Scheme. So, the basic question, what is this scheme? What is SISFS scheme? SISF स्कीम बेसिकली एक स्टार्टअप की एक स्कीम है जिसमें स्टार्टअप प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे 20 लाख तक ग्रांट ले सकता है एंड प्रोडक्ट Okay, डेवलपमेंट के बाद उसको मार्केटाइज के लिए 70 लाख तक ग्रांट ले सकता है। okay. So, 20 lakhs and the other you mentioned is? 70 lakhs तक 70 lakhs 70 lakhs Okay, इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट में ले सकता है या ऑप्शनल कन्वर्टिबल डिबेंचर के फॉर्म में स्टार्टअप रेज कर सकता है। एंड ये जो oh, फंड है ये इंक्यूबेटर्स के पास होता है जो गवर्नमेंट ने वेरियस इंक्यूबेटर्स लाइसेंस इंक्यूबेटर्स हैं उन लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए। एंड okay, इसमें जो क्या होता है ना कि अगर आप कोई स्टार्टअप्स हैं जिनकी इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं थोड़ा सा इसमें इलोबरेट करना चाहूंगा कि इसमें स्टार्टअप 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और okay, 51% शेयर्स जो है वो 51% जो इक्विटी है वो इंडियन शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए okay. एंड स्टार्टअप किसी भी मर्जर या अमलगेशन से नहीं बना होना चाहिए एंड स्टार्टअप कोई टेक्नोलॉजी उसका मेन कोर प्रोडक्ट होना चाहिए। Technology should be the जो main core स्टार्टअप product. हाँ मेन प्रोडक्ट मेन Okay. कोर प्रोडक्ट होना चाहिए मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी का मेन रोल होना चाहिए। All right, all right. एंड And इसके अलावा जो स्टार्टअप्स में अप्लाई करना। जी आप क्वेश्चन कर रहे थे कुछ। no, I was saying कि आप please continue करो. हाँ, Yeah. अब जो स्टार्टअप्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड लेकिन उनके पास एक रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है जो स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन होता है इसको हम वीआईपी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। वो Okay. स्टार्टअप के पास होना चाहिए एंड वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको 3 इंक्यूबेटर सेलेक्ट करने होंगे All एंड right. 3 इंक्यूबेटर्स अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट कर सकता है स्टार्टअप बट स्टार्टअप को ये ध्यान रखना चाहिए जब वो इंक्यूबेटर सेलेक्ट करे तो वो चेक कर ले कि इंक्यूबेटर किस टाइप के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। और फॉर Okay. एग्जांपल हो सकता है कोई हेल्थ केयर हेल्थ टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है कोई एआई में करता है कोई एग्रीपेनर में इन्वेस्ट करना पसंद करता है तो Mm-hmm. स्टार्टअप को वही इंक्यूबेटर अपना सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें उसका मेन बिजनेस में जो इन्वेस्ट कर रहा है। Okay. Just industry में that particular incubator is interested हाँ, in. हाँ, Correct? जिसमें वो मेन Okay. इंटरेस्टेड है इंक्यूबेटर उसी को सेलेक्ट करना चाहिए। ये स्टार्टअप को एक रिसर्च करनी चाहिए पहले एंड Okay. देन इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि आपका फर्स्ट जो इंटरव्यू लेता है वो इंक्यूबेटर लेता है। ठीक है. इंक्यूबेटर लेने के बाद उसके बाद ईएसी कमेटी होती है जो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स होते हैं पुराने फाउंडर्स होते हैं वो आके Mm-hmm. आपका एक इंटरव्यू लेते हैं उसको देखते हैं कि फाउंडर्स में कितना मतलब उनका आइडिया क्या है स्केलेबल मॉडल है नहीं है कि और ग्रोथ क्या है इस स्टार्टअप की। देन Okay. आपका अप्रूव हो जाता है ग्रांट। उसके बाद आपका होता है ड्यू डिलिजेंस जो थर्ड स्टेज होती है। ड्यू Okay. डिलिजेंस रिपोर्ट मिल जाने के बाद अगर आपकी ड्यू डिलिजेंस भी क्लियर हो जाता है देन आपके फंड्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं All और right. फिर क्वार्टरली आपको अपनी रिपोर्ट इंक्यूबेटर्स को सबमिट करनी होती है। Okay. So, when it comes to the basic, the understanding of this SISFS scheme, that we are clear. You हम्म, already mentioned the eligibility criteria, like what is the eligibility of startup, correct? And then we move yes further with the how to apply for the scheme. I would be, yes or I would just like to say to the audience, the link I would be mentioning it in the caption so that you can redirect it directly. Then we just came to the procedure, like what is the हम्म, procedure? As mentioned by Robin, we will be having three steps, correct, Robin? 3 steps yes 3 steps So if I just yes want to give it pointers, so first step would be
अप्लाई, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, उसमें आपको करेक्ट। 3 इंक्यूबेटर सेलेक्ट करने होंगे। ओके। 3 इंक्यूबेटर्स में आपको अपनी मर्जी के कोई भी 3 इंक्यूबेटर सेलेक्ट होंगे। आपका फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट कॉल आपकी इंक्यूबेटर लेगा, सेकंड ओके। कॉल ईएसी कमेटी लेगी, एंड थर्ड में आपको ड्यू डिलिजेंस होगा, जो कि इंक्यूबेटर ही कराएगा अपने लीगल पार्टनर से। तो हम भी बेसिकली काफी सारे लोगों के एज अ ड्यू डिलिजेंस करते हैं, काफी सारे हम्म। स्टार्टअप जो इंक्यूबेटर हैं उनके हम ड्यू डिलिजेंस हैंडल करते हैं। तो स्टार्टअप को ये ध्यान रखना चाहिए कि सारे एग्रीमेंट प्रॉपरली हो, फाउंडर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो। ऐसा ना हो कि बेसिकली हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है ना कि वो अपना फैमिली मेंबर को एज अ को फाउंडर रख लेता है, एंड उसके पास ऐसा सच एक्सपीरियंस नहीं होता, जिस वजह से भी आपकी फंडिंग रुक सकती है। तो मेनली ओके। स्टार्टअप को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका को फाउंडर है या साथ में जो भी टीम है उसके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी वो ओके। प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी वो स्टार्टअप बना रहे हैं उसके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि जब भी ड्यू डिलिजेंस का पार्ट आता है तो उसमें वो चीज वेरीफाई होती है कि क्या फाउंडर्स के पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है जिस बिजनेस को बनाना चाह रहे हैं। ओके। गॉट इट, गॉट इट। लाइक बिकॉज होता है ऐसा, लाइक इन मेनी केसेस, लाइक जो आपके फाउंडर्स होते हाँ, हैं, को फाउंडर्स आपके वो कई बार फैमिली फैमिली मेंबर्स को मेंबर्स। बनाइए। करेक्ट। ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, सो लाइक लेट्स मूव फर्दर। लाइक नाउ द क्वेश्चन इज लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंड्स बेसिकली? फंड्स इसमें 2 टाइप से मिलते हैं, मैंने आपको इसे स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा एलोबरेट किया था। स्टार्टिंग में जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप वहाँ पे ग्रांट ले सकते हो। ग्रांट आपको 20 लाख तक का मिलता है। ग्रांट में क्या फायदा होता है, वो आपको कभी वापस नहीं करना होता है, ना ओके। ही उसके बदले को इक्विटी देनी होती है। वो जस्ट गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए देती है ग्रांट कि आप प्रोडक्ट करेक्ट। बनाओ। एंड जब प्रोडक्ट आपका बन जाता है देन आप दोबारा से अप्लाई कर देते हैं उसके मार्केटाइजिंग के लिए और बाकी एक्सपेंस के लिए। ओके। उसमें गवर्नमेंट आपको 70 लाख तक का या तो आप डेप्ट ले सकते हैं या ऑप्शनल कन्वर्टिबल डिबेंचर ले सकते हैं। वो उसमें 1 ईयर का मोरेटोरियम पीरियड होता है कि 1 ईयर तक आपको उसको रिफंड नहीं करना। लेकिन आफ्टर 1 ईयर आइदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी में। जो इक्विटी लेगा या तो वो इंक्यूबेटर भी ले सकता है या आप थर्ड पार्टी एज ए इन्वेस्टर भी ला सकते हो। ओके। सो लाइक द अमाउंट ऑफ फंड्स प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, देयर टू, लाइक जो आपने बताया 20 lakhs, एंड इन एज ए ग्रांट एंड या 50 lakhs एज अ या तो डेप्ट या ओसीबी। टोटल 70 lakhs तक का आपको इस स्कीम से बेनिफिट हो सकता है। okay, perfect. So overall, if we say about this, this scheme, this SISFS scheme, so what is your say for the scheme? Like, what are your व्हाट इज views? माय And साइड फॉर yeah. माय व्यू की इसमें उन स्टार्टअप्स के लिए बनी हुई कि बेसिकली क्या होता है ना, स्टार्टिंग में इन्वेस्टर्स ना तो इन्वेस्टर किसी भी आइडिया में जल्दी से इन्वेस्ट करते, ना स्टार्टअप को बैंक लोन देता। तो उस केस में ना ये स्कीम बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। जो स्टार्टअप बिल्कुल न्यू है, आइडिएशन स्टेज पे है, तो आइडिएशन स्टेज पे भी आप फंड उठा सकते हैं। एंड आप Okay. प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी फंड उठा सकते हैं। एंड जब आप एक स्टार्टअप थोड़ा चल बनता है तो आपकी कंपनी में इन्वेस्टर आ जाते हैं। तो ये स्कीम बहुत सारे स्टार्टअप्स को हेल्प कर रही है। जैसे मैं भी काफी सारे स्टार्टअप्स के साथ, मोर देन 400 स्टार्टअप के साथ हम हेल्प कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि इस स्कीम का बहुत सारे स्टार्टअप बहुत अच्छा बेनिफिट उठा रहे हैं, एंड देन उनके उनकी कंपनी में बाद में प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। Okay. So like Robin, like do you have any idea how much time, like कितना time लगता है to redeem the scheme, like जैसे minimum? जी 90 डेज का प्रोसीजर हो जाता है कंप्लीट। Okay. जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो जस्ट आपका इंटरव्यू हो जाता है, 45 डेज के अंदर आपको ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। एंड Okay. देन 90 डेज के अंदर आपके अकाउंट में फंड आ जाता है। मैक्सिमम टाइम में लेके चलते हैं 90 डेज के Okay. अंदर हो जाता है, And अगर आपका how? आइडिया अच्छा है एंड आप Okay. इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं। And as you mentioned that like after the first step, that is the filling the form, जो हमारा second step होता है कि incubators, we have to choose the incubators, then the incubator will be contacting us. तो like incubators जो Yes, होते हैं, like yes. in how much time they contact, मतलब कितना time minimum वो लगता है इस चीज में? 10 to 15 डेज में आपके पास ईमेल आ जाती है। Okay, okay. विद इन So टेन like टू it's a फिफ्टीन डेज fast ईमेल आ procedure, we जाती can say. है। हाँ, ये सब फास्ट प्रोसेस। एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम फेल हो गए एंड आपके Mhm. स्टार्टअप को 2 इयर्स नहीं हुए, देन आप 3 मंथ्स Okay. बाद फिर से अप्लाई कर सकते हैं। All एंड right. इसमें ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने फाउंडर्स के लिए कोई क्वालिफिकेशन रखी है, लेकिन आप जो आइडिया बना रहे हैं आपको उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। आप क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और कौन आपके साथ इसमें हेल्प करने वाले हैं। आपको All right. स्केलेबिलिटी का भी अपना खुद का आइडिया होना चाहिए जो फाउंडर, कि हम इसको स्केल कैसे करेंगे। Hmm. एंड आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी पूरे होने चाहिए। लाइक आपके मेमोरेंडम में जो आइडिया आप बना रहे हैं उसके कई बार क्या होता है ना, जैसे हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो कंपनी किसी और चीज की होती है और उसकी कंपनी के ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल में बाइलॉज में कुछ और ही लिखा होता है, देन उस टाइम पर भी आपके फंड रुक सकते हैं। तो आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि जो आपके बाइलॉज हैं वो उसी तरह से मेंटेन हो जिस बिजनेस की आप कर रहे हैं। अभी मेरे Okay. साथ ऐसा हुआ था कि मैंने एक स्टार्टअप का ड्यू डिलिजेंस किया, तो उसमें मुझे देखा कि उसका ना ऑब्जेक्ट ही अलग था। वो कंपनी बना रहा था ई व्हीकल की, ऑब्जेक्ट कंसल्टिंग का था। तो तो जब आप क्लैश क्रिएट हो कंपनी बना जाता रहे है। हैं या कोई
वो एक अल्ट्रा वायरस एक्ट होता है बियॉन्ड द पावर। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी अपनी बाइलो से जाके बाहर काम नहीं कर सकती। इसको बियॉन्ड द पावर एंड अल्ट्रा वायरस Okay. एक्ट। Mm-hmm. वजह से भी आपके फंड्स रुक सकते हैं, तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंपनी को अच्छी Okay. And the major point you mentioned is जो आपका objective है उस पे ही काम कर रहे हो, correct? उसके ऑब्जेक्ट पे काम पे। एंड थर्ड चीज की, जब आपका ये सारा प्रोसीजर हो जाता है देन आपका एक एग्रीमेंट साइन होता है। तो आप वहां पर Okay. भी ये ध्यान रखें कि एग्रीमेंट जब आप इंक्यूबेटर के साथ कर रहे हो तो आपको वो ईच एंड एवरी टर्म्स एंड कंडीशन मतलब आपको पता होनी चाहिए। Correct. Like you should be aware कि आप किस चीज पे sign कर रहे हो, obviously. हाँ, किस चीज पे साइन कर रहे हो। अगर आप ग्रांट पे कर रहे हो तो आपको वहाँ पे माइलस्टोन्स देने होंगे कि यार हम इस ग्रांट को ऐसे ऐसे यूज करेंगे और इतने टाइम में इसको हम बंद कर देंगे। तो माइलस्टोन आप ऐसा दो कि यार वो अचीव कर सके, ऐसा मत दो कि आप अचीवेबल नहीं ना हो। तो आपकी सेकंड ट्रांच रुक सकती है, क्योंकि जो फंड्स आता है वो 2 या 3 ट्रांचेस में आता है। लाइक आपको फर्स्ट ट्रांच Okay. 1 लाख का है, आपने 1 लाख Mm-hmm. बंद किया, वो माइलस्टोन आपने अचीव किया, देन सेकंड ट्रांच के लिए आप विद यूसी चार्टेड अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराने के बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप उनको सबमिट करेंगे, देन आपको वो सेकंड ट्रांच देंगे। तो जब आप माइलस्टोन स्टार्टिंग में बताओ इंक्यूबेटर में और इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो जो है वो ऐसे बताओ कि वो अचीवेबल हो। ऐसे नहीं बताओ कि यार कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। Got it, got it. So perfect, like Robin, it was really like great insights by you, and I feel कि founders को बहुत ज्यादा help मिलेगी, and especially the founders जो स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, SISFS स्कीम के बारे में, because बहुत in a crisp manner हम लोगों ने बहुत pointers में we covered all the points from the basic to the till the funding and like amount of funds in fact. So I feel that the founders will find it really helpful. And thank you so much for again joining us, and we really appreciate your थैंक यू valuable राधिका। contribution. Thank you so much. Like थैंक यू we would राधिका। like to see you again, and obviously we will be having such more sessions. And to the audience, if you want such more great sessions and valuable insights, so just stay connected. Bye bye. Bye.